नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं और आज की स्ट्रेट टॉक हम करने जा रहे हैं भारत में वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव। इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया और इसे लोकसभा ने स्वीकार भी कर लिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने तर्क पेश किए हैं। विपक्ष में ज्यादातर दलों का ये कहना है कि इस बिल के जरिए असल में बीजेपी तानाशाही शासन जो है वो स्थापित करने की कोशिश में है, इस षड्यंत्र में है। जबकि सत्ताधारी दल का ये कहना है कि इससे समय की और पैसे की भारी बचत होगी, जिससे कि राष्ट्र निर्माण में काफी मदद मिलेगी और इसको एक नई रफ्तार मिल सकेगी। आइए शुरू करते हैं इन्हीं सवालों और इन्हीं तर्कों के साथ आज की स्ट्रेट टॉक। तो बिल पेश हो चुका है, इसे स्वीकार भी कर लिया गया है और बहस भी शुरू हो गई है जेपीसी के पास। इसे भेजने पर सहमति भी जता दी गई है, लेकिन कुछ सवाल हैं और कुछ तर्क भी, जिससे हम चाहते हैं कि पहले अपने दर्शकों के सामने रखें और उसके बाद आज के अपने जो पैनल हैं जो जुड़ा हुआ है उनसे इन सवालों को समझने का क्रम शुरू करें। एक नज़र अपने दर्शकों से कहेंगे कि अपने टीवी स्क्रीन पर ज़रा ध्यान से देखिए कि आज का ये जो प्रश्न है, क्या संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार, एक देश एक चुनाव, और जिस बिल को बीजेपी ने पेश किया है इसे ये कहा जा रहा है कि जो इसके प्रावधान है वो भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने की कोशिश की तरह है। क्या ये नागरिकों के वोट के अधिकार पर हमला है, जो बात गौरव गोगोई कांग्रेस के सांसद ने लोकसभा में कही है? क्या क्षेत्रीय मुद्दे कमजोर पड़ जाएंगे, जिसकी चिंता डीएमके ने जताई है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति को शक्तियों का प्रावधान, इस पर चिंता जताई गई है कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से, और ये भी कहा गया है कि क्या ये भारत में तानाशाही को बढ़ावा नहीं देगा। ये भी सवाल लगातार जो है ये उठाए गए सदन के भीतर जब बहस हो रही थी। और सबसे बड़ी बात डीएमके ने ये कही कि भारत में एक साथ चुनाव करने में कितना खर्च आएगा। 2014 की अगर बात की जाए तो लगभग 3700 करोड़ रुपए चुनाव आयोग के आंकड़े कहते हैं कि खर्च आए थे चुनाव के दौरान। कांग्रेस, सपा, टीएमसी, एआईएम और डीएमके जैसे दलों ने विरोध किया है, जबकि टीडीपी हो और अन्य बहुत सारे जो एनडीए के घटक दल है उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस एक विषय पर जो इंडिया के घटक दल है वो एकजुट नजर आ रहे हैं। आइए आज के अपने जो पैनल्स में जुड़ चुके हैं हमारे मेहमान, उनका स्वागत कर लेते हैं और दर्शकों से उनका परिचय भी करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं सचिन दहिया, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा और पॉलिटिकल एनालिस्ट संदीप चौधरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और शुरुआत में सचिन जी आपसे करना चाहूँगी। 12 दिसंबर को कैबिनेट ने इसे मंजूर किया और आज मुझे लगता है कि इतनी जल्दी सदन में इसे पेश किया गया, स्वीकार भी कर लिया गया। क्या सत्ताधारी दल को बहुत जल्दी है, जबकि इस पर एक व्यापक विमर्श और व्यापक विचार की आवश्यकता है? जो प्रमुख दल हैं, भारत के प्रमुख दल हैं, प्रमुख विपक्षी दल हैं, वो विरोध कर रहे हैं। सचिन जी देखिए, ये बात हमें समझनी होगी कि विपक्ष का काम केवल विरोध नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं एक सकारात्मक विपक्ष वो होता है जो सही चीजों के साथ हो। अगर पक्ष जो सत्ताधारी पक्ष है वो कोई सही निर्णय ले रहा हो तो उसके साथ खड़ा होना भी विपक्ष का काम होता है। पर आप पिछले कुछ समय से देखें तो केवल और केवल जो विपक्ष है वो एक नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। उसने हर बात पे, हर बिल में एक ही बात कहनी है कि हम इसके साथ नहीं, हम, उनके पास तर्क कोई नहीं है। यहां तक कि आप इस बात को मान के चलो कि विपक्ष जब भी किसी बात को रखता है उसके बाद जब वो खुद को एनालाइज करता है तो धीरे धीरे उसके जो इंडी गठबंधन आप बोल रहे हो, धीरे धीरे उसके अपने गठबंधन के दल अलग खेमे में नजर आते हैं। कोई उनसे दूर खड़ा हो जाता है, कोई न्यूट्रल खड़ा हो जाता है। तो इसका अगर माने तो सही ये तो पहली इनकी प्रतिक्रिया यही होती है। चाहे वो आपका धारा 370 थी तब भी उनका यही था। उसके बाद हमने जितने भी वन रैंक वन पेंशन का बिल लाए तब भी वो यही थे। उन्होंने आज तक संघीय ढांचे पर प्रहार इस कानून को बताया जा रहा है, तो क्या ये सिर्फ विरोध करने की राजनीति है या फिर इस तर्क का कोई आधार ही नहीं है? ये एक कुतर्क पेश कर रहा है विपक्ष जी। नेहा जी, मैं आपको वही बता रहा हूं।
सबसे पहले उनकी मानसिकता समझने की जरूरत है। विपक्ष की मानसिकता नकारात्मक रूप की है, जो हर बार विरोध करना, कभी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कभी नहीं निभा रहा। और जहां तक कि संघीय ढांचे पे का वार है, तो ये ढांचा जब तैयार हुआ उसके बाद आज जब बिल में संशोधन वन नेशन वन इलेक्शन क्लियरली ये बात कहता है कि इससे समय बचेगा, इससे संसाधन बचेंगे, इनसे जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो बचेगा और उसको हम देश के विकास के लिए लगा सकते हैं। तो मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि कहीं भी ये इस पर प्रहार है, बल्कि ये एक वो सोच है जो जिसका परिणाम आने वाले 10-15 साल बाद दिखेगा। जो हमारा, अब आप एक बार देखिए कि चुनाव आयोग अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के, कहीं निकाय चुनाव है, कहीं पंचायती चुनाव है, कहीं लोकसभा का चुनाव है, कहीं विधानसभा का चुनाव है। तो अन्य अन्य प्रदेशों में जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग को कितना खर्चा करना पड़ता है। तो मेरा मानना एक बड़ा साफ है कि ये कोई प्रहार नहीं है, ये नए भारत की शुरुआत है और इस शुरुआत को हर व्यक्ति को सराहना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए, इसके साथ खड़े होना चाहिए। और मैं विपक्ष को भी ये कहूंगा कि आप कभी तो सकारात्मक रूप से साथ दें। ठीक है, विपक्ष का कोई भी नेता इस बहस में शामिल नहीं है, क्योंकि मैं इस बहस को सार्थक बनाना चाहती हूँ। इसीलिए कुछ विद्वान और विश्लेषक इस पैनल पर उपस्थित है। मैं उत्कर्ष जी के पास जाना चाहूंगी। उत्कर्ष सर, विपक्ष का तर्क क्या सिर्फ विरोध करने की राजनीति, या फिर इस तर्क में कुछ आधार भी है? अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले जी। देखिए, सवाल पक्ष और विपक्ष, ये तो भारतीय राजनीति में बड़ी तात्कालिक परंपरा रही है ना। जो आज पक्ष में है वो कल विपक्ष में हो जाता है, जो कल विपक्ष में रहता है वो किसी दिन पक्ष में हो जाता है, ये चलता रहता है जी। लेकिन सवाल जो है वो बुनियादी है और सवाल पैसे का भी नहीं है, मैं मानता हूं। क्योंकि हम इतने कमजोर नहीं रह गई इकोनॉमी की, मतलब जितने भी 1000 करोड़ रुपए, अरे करीबन 16 लाख करोड़ का तो कर्ज ही माफ कर दिया गया इंडस्ट्रीज का। तो पैसा भारत में, वो ये तर्क तो चलता नहीं है, ये तर्क नहीं चलेगा। और खासतौर से तब नहीं चलता जबकि एक इतना विविधताओं वाला देश, जिसमें उत्तर और दक्षिण की राजनीति, उत्तर और दक्षिण के मुद्दे, पूरब और पश्चिम की राजनीति और पूरब और पश्चिम के मुद्दे, एक ही पार्टी मजबूर होती है कई बार कि नॉर्थ इंडिया में किसी मसले पर एक स्टैंड ले और जैसे ही ईस्ट में जाए वो दूसरा वो स्टैंड छोड़ दे। तो इतनी विविधताएं हैं यहाँ पे, पॉलिटिकली, सोशली, सब कुछ। अब दूसरा, मेरे 2 ही 3 पॉइंट हैं जिसके इर्द गिर्द मैं इस पूरे मसले को देख रहा हूं। पहला ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के प्रियम्बल में एक लाइन है, इंट्रो, पहली लाइन है, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। राज्यों का एक संघ है जी। तो राज्यों का अगर संघ है तो वहां पर कोई भी चीज जो जब इस बुनियादी मसले को हल एड्रेस करना है तो आपको उस निगाह से देखना होगा, एक बात। दूसरी बात, हमारा संविधान ये कहता है उसमें अल्पमत की सरकार, बहुमत की सरकार, राष्ट्रपति के पास कुछ आधार है, कुछ शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। उन सबों का जवाब अभी इस बिल में नहीं है। इस बिल में ये समझना बाकी कि मान लीजिए किसी भी प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो अल्पमत में आ गई, वो सरकार गिर गई जी। तो बचे हुए, अगर उसका कार्यकाल 3 साल ही बचा है तो वो कैसे चले? क्या वहां प्रेसिडेंशियल रूल उन 3 साल के लिए लागू होगा? अगर प्रेसिडेंशियल रूल 3 साल के लिए लागू होता है जी, तो उस राज्य के मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार का क्या होगा, है ना? क्योंकि वो अपनी सरकार अपनी मर्जी से चुनेंगे। लेकिन अगर मध्यावधि चुनाव होने हैं तो फिर एक देश एक चुनाव का कैसा, फिर वो कैसे हैंडल किया जाएगा ये मसला? बिल्कुल। क्या केंद्र सरकार के हाथ में सारी पावर चली जानी है और केंद्र सरकार इतनी शक्तिशाली हो जानी है कि फिर वो राज्यों को अपने हिसाब से डिक्टेट करे? तो स्टेट
सेंटर जो रिलेशन है और संविधान के भीतर जो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो विषय है उनके फैसले कैसे होंगे। जी बिल्कुल। तो ये देखिए, ये एक थॉट ला देना बिल्कुल बहुत आसान होता है और एक तर्क भी उसके लिए है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि इस देश में बहुत सारा वक्त चुनाव में चला जाता है जी। लेकिन चुनाव में जाना, वक्त जाना और चुनाव के जरिए जनता की राय, ये पीपुल्स जनता के मुद्दों को सुनना और उस पर समाधान लाने की कोशिश, उनकी भावना को समझना जी, उनकी भावना के आधार पर देश चलना जी, ये दूसरी बात। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं उत्कर्ष जी, माफ कीजिएगा रोकना पड़ रहा है आपको, एक ब्रेक की मजबूरी। लौटेंगे तो हमारा सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या जिस कॉस्ट के ऊपर, यानी कि जिस कॉस्ट के ऊपर एक देश एक चुनाव की बात कही जा रही है, क्या वो कॉस्ट या फिर वो जो कीमत है वो गैर ज़रूरी है और समय और पैसा और जो संसाधन है उसको बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और भारत में एक देश एक चुनाव, इस पर बड़ी बहस चल रही है और उसी बहस को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वाकई भारत के विकसित राष्ट्र बनने के सपने को पूरा करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा या फिर जिस कीमत की बात की जा रही है वो भारी पड़ेगा भारत के लिए, जो कि एक गणराज्य है विभिन्न राज्यों का। तो आइए अब संदीप चौधरी के पास दर्शकों को लेकर चलना चाहेंगे। संदीप जी, जिस कानूनी अड़चनों की बात कही जा रही है, क्या वो कानूनी या फिर संवैधानिक अड़चनें इसको इतना आसान होगा इनको दूर कर पाना, इन बाधाओं को दूर कर पाना? और सबसे बड़ी बात जो चिंता उत्कर्ष जी ने यहाँ पर व्यक्त की है कि वो जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि भारत विभिन्न राज्यों का एक गणराज्य, क्या ये संविधान पर सबसे बड़ा प्रहार होगा? देखिए नेहा जी, वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और अगर ये चीज हो जाए तो मैं नहीं मानता कोई बुराई है। और शुरू के सालों में जब देश आजाद हुआ तो वन नेशन वन इलेक्शन ही था, लेकिन अभी हमें कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तो ये चीज है कि जो सत्ता पक्ष है या सत्ता के जो साथ में दूसरी पार्टियां भी हैं उनका क्या मत है। वो सब लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जो विपक्ष है और विपक्ष के साथ इंडिया गठबंधन के जो दल है वो इसको नहीं चाहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसके दिलो दिमाग में कोई डर है। उनके दिलो दिमाग में जो डर है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो जो हमारे क्षेत्रीय दल है वो खत्म हो जाए। दूसरा, उनके दिमाग में ये डर है, जैसे हमारे यहाँ जो इलेक्शन का ढांचा है आपने देखा होगा, लोकसभा का जब चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की जो पार्टी है कांग्रेस है, कई दल साथ में मिलकर के चुनाव लड़ लेते हैं। लेकिन वही दल जब स्टेट्स का इलेक्शन होता है तो आप देखिए वो दल अलग अलग हो जाते हैं। तो एक तो कॉम्बिनेशन बिगड़ रहा है विपक्ष का या कई ये छोटे दलों का बड़े दलों के साथ में। दूसरे ये भी डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो वन नेशन वन इलेक्शन एक आईना दिखा के इसके पीछे की भूमिका कुछ और हो और कल हमारी राजनीति खतरे में आ जाए। तो कई चीजें हैं जिन पे अभी विचार करने की जरूरत है। मुझे लगता है अगर संसद के अंदर चीज रखी गई है तो यहाँ पर डिस्कशन भी होगा, बहस भी होगी और जो भी इसके लूप पॉइंट्स होंगे वो निकल के सामने आएंगे और अच्छा है कि जानने को मिलेगा कि ये कितना बेहतर हो सकता है और क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन जो आपने उदाहरण दिल्ली का दिया और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का दिया, उसी के समानांतर मुझे एक उदाहरण मणिपुर से भी जो है याद आ रहा है। मैं वो क्षेत्रीय पार्टी का नाम भूल रही हूँ, उत्कर्ष सर को जरूर याद होगा, जो उन्होंने वहां पर समर्थन वापस ले लिया है बीजेपी सरकार से, लेकिन केंद्र में समर्थन बरकरार है। जी जी, मेरा कहने का मतलब खाली इंडिया गठबंधन का नहीं है, उसमें एनडीए की भी बात है। तो वे दल कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे ये राजनीति आगे चलेगी, तो इन चीजों पे विचार करने की जरूरत है, इन पर डिस्कशन होना चाहिए। जी मैं सचिन जी के पास आऊंगी। सचिन जी, जब व्यापक विमर्श की बात हो रही है, व्यापक आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान की बात हो रही है, तो फिर इतनी जल्दी क्या थी सदन के भीतर इसे पेश करने की, लाने की? सभी दलों के साथ मिल बैठकर बात की जा सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में जितना बड़ा योगदान सत्ता पक्ष का है, सत्ता में शामिल दलों का है, विपक्ष के दलों का भी उतना ही बड़ा योगदान है, बल्कि कई गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में तो उनकी सरकारें भी हैं। अगर वो इस नई व्यवस्था के साथ सहमत नहीं है या फिर उनकी आशंकाएं हैं, तो फिर इतनी जल्दी किस बात की?
देखिए, जल्दी नहीं है। बड़े उचित समय जो हमारा शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें इसको पेश किया गया। अब इसमें कितने लोग हमारे साथ हैं, कितने दल हमारे साथ हैं और कौन इनका विरोध कर रहा है और क्यों विरोध कर रहा है। देखिए, एक चीज माननी ही चाहिए कि कभी जब तक आप किसी चीज के लिए चर्चा कर ली, उस पर अगर आपकी प्रतिक्रिया कुछ और थी और जब वो पेश कर दिया गया तो प्रतिक्रिया कुछ और है, तो इससे दोहरे मापदंड भी समझ में आते हैं विपक्ष के। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने कोई बिल पेश किया है, उसमें आपको कोई ऐतराज है, अगर आपने किसी तर्क पे बात करनी है तो उस तर्क को, उस लूप होल को सरकार के सामने लाएंगे विपक्ष। पर यहां तो विपक्ष उसको सुनना ही नहीं चाहता ना। विपक्ष तो आज पेश होने पर ही विरोध कर रहा है। अरे, बिल पेश हुआ है, आपको सभी माननीय सांसदों को, सदस्यों को, उनको कॉपियां दी गई है, उस बिल को पढ़ेंगे तो सही आप कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या कह रहा है, इसमें क्या मजबूती है, क्या खामियां। आप तो पढ़ना ही नहीं चाहते। अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते, जो जानकारियां पहले से ही सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपस्थित हैं, मीडिया में ये चल रही हैं जानकारियां कि एक तो चुनाव आयोग को ये बिल जो है शक्ति दे रहा है कि ये रिकमेंड कर सकता है कि अब चुनाव करा जाए, ये फैसला जो है राष्ट्रपति को दे सकता है और राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग की सलाह पर वो जो चुनाव का निर्णय ले सकते हैं। तो इन दो प्रावधानों पर तो विपक्ष को सीधे सीधे आपत्ति है कि चुनाव आयोग को जो सीमित शक्तियां संविधान निर्माताओं ने दी थी, उन सीमित शक्तियों के विपरीत ये जो बिल है वो चुनाव आयोग को अधिक शक्ति दे रहा है। और यही जो है बात है राष्ट्रपति के साथ भी है, तो कहीं ना कहीं ये संविधान के साथ बड़ी छेड़छाड़ की भी बात है। सचिन जी। नेहा जी, ऐसा है, अभी हमारे साथी मेरे मित्र संदीप बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि ये चीजें विपक्ष केवल और केवल इस चीज को कर रहा है कि कहीं ना कहीं उनको अपने जो घटक दलों का, क्षेत्रीय दलों का डर है। और दूसरी बात, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो संविधान को मजबूत करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस काम की, उस दिशा में काम करेगी। अगर इसमें कहीं लकूना है, इसमें कहीं ऐसा कोई है कि भाई जिसको हमें संशोधन करना है, तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिल्कुल खुले मन से उसका स्वागत भी करेगी और उसका समाधान भी करेगी। पर सबसे पहला प्रश्न तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या विपक्ष इस बिल को सुनना और पढ़ना चाहता है या नहीं चाहता? आप सदन में पेश होते ही विरोध कर रहे हो। आपको एक समय रखना चाहिए कि हम इसको उचित रूप से जानेंगे, पढ़ेंगे और इसके बाद हम सचिन जी, कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी का बयान आप लोकसभा के भीतर पूरा सुन लीजिएगा। उन्होंने जिन प्रावधानों पर, जिन बिल के जिन नियमों पर आपत्ति जताई है, उन नियमों को समझना बहुत जरूरी है कि वो क्या वाकई संविधान को और मजबूत कर रहा है या फिर संविधान को नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपने बताया कि मनीष जी ने जो आपत्तियां बताई हैं जी, आपत्तियों के साथ साथ क्या भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, उन आपत्तियों के साथ हम उनमें संशोधन करके, उनको दुरुस्त करके, उनको ठीक करके इस बिल के साथ लेके आते हैं, तो क्या विपक्ष इस बिल को आने देगा? मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। और दूसरी बात कि जहां तक की आपत्तियों की बात है, जब तक आपने संसद में एक बिल पेश नहीं किया, उसको अब जैसे मनीष जी ने इसको पढ़ा होगा, इस पे आपत्तियां बताई हैं, तो निश्चित रूप से उन आपत्तियों का समाधान करके इस बिल को साथ मनीष जी भविष्य में खड़े होंगे क्या? बिल्कुल। सदन के भीतर दिया गया कोई भी बयान जो है वो रिकॉर्ड में होता है और इससे कोई भी सांसद या जनप्रतिनिधि जो है बचकर नहीं जा सकता, निकल नहीं सकता। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं सचिन जी। मैं वही चीज कहना चाह रहा था। सचिन जी, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं और इसी सवाल के साथ उत्कर्ष जी के पास जाना चाहूंगी कि ये जो चिंताएं हैं कि जो नए 82A के द्वारा विधानसभाओं को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति, ये चिंताएं कितनी बड़ी चिंता है इसको समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष जी के पास। उत्कर्ष सर, जो तर्क मनीष जी ने दिया या फिर गौरव गोगोई ने दिया, कांग्रेस के सांसद, माननीय सांसदों ने दिया, सपा के माननीय सांसदों ने दिया, डीएमके ने भी दिया, उन तर्कों में क्षेत्रीयता को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है या फिर संविधान के जो कुछ मूल नियम हैं
जिस पर हमारा संविधान जो है मजबूती के साथ खड़ा है, या फिर कहीं ना कहीं भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में इस संविधान के नियमों ने मदद की है, क्या ये सीधे सीधे उन्हीं विचारों को दर्शाता है या सिर्फ ये विरोध के लिए ही है, जैसा कि बीजेपी को लगता है? देखिए, सभी पार्टियों का अपना स्टैंड है, वो अपने पॉलिटिकल स्टैंड की तरफ बात करें, उसमें उनकी स्वतंत्रता है। मैं बुनियादी बात करता हूं। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसका एक ही आधार होता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण। जी, शक्ति का विकेंद्रीकरण। और भारत का संविधान इस मायने में दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधान में से एक है, जहां पे ताकत जो है वो एकदम क्रॉस चेक है, और किसी के पास, यहां तक कि प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री भी चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर सकता है। जी, भारत का राष्ट्रपति भी चाह के बहुत कुछ नहीं कर सकता है। भारत की न्यायपालिका के फैसले होते हैं, वो भी पार्लियामेंट में बदल जाते हैं। तो ये जो पावर है, ये डिसेंट्रलाइज है और क्रॉस चेक करती है। जी, ऐसे जो मामले होते हैं, अब संविधान की बात है, संविधान ने एक स्ट्रक्चर दिया, लेकिन जब आप एक तरफ पावर को बढ़ाने लगते हैं तो वहां पर समस्या खड़ी हो जाती है। जी, इसके भीतर जो पावर्स दिए जा रहे हैं, जो पावर डेलीगेट किए जा रहे हैं, जो बढ़ाया जा रहा है, चाहे इलेक्शन कमीशन को इतना पावरफुल क्यों बनाना? पहला सवाल। इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है जिसको निष्पक्ष चुनाव कराने तक उसका अस्तित्व होता है, उसके बाद खत्म। तो उसके पास जिलों में अपना स्टाफ तक नहीं होता, ये भी बात। अब उसको एक पावर। दूसरा, प्रेसिडेंट के ऊपर भी बहुत चेक लगा हुआ है पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट भी मनचाहे फैसले नहीं कर सकते, वो पावर। तीसरी बात कि बहुमत और जनमत का फर्क, दोनों में बहुत फर्क है। अभी मैं डेटा देख रहा था जी, भारत का शासन एनडीए कर रहा है, इस वक्त सरकार चला रहा है 44% वोट शेयर के साथ। और जाहिर सी बात है कि अगर 44% वोट शेयर के साथ है तो बाकी जो बचा हिस्सा वो उसका वोटर नहीं है, उसने उसको मैंडेट देने में कहीं अपने को परहेज किया। तो उनकी राय, अब जो हमारे भाई दहिया साहब ने कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि लोगों को अपने पार्लियामेंट के भीतर अपनी बातों को कहना चाहिए और उसके बाद वो उसमें अमेंडमेंट होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो फिर बात करें, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ऐसे संवैधानिक मसलों में बड़े उसमें 2 पॉइंट हमेशा रहे भारत के भीतर जी। एक तो ऐसी कोई भी बात आने के पहले पार्लियामेंट्री कमेटीज बैठती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज और ऑल पार्टी मीटिंग्स बुला के बात उसमें होती है। वो पिछले 10-12 सालों से वो परंपरा थोड़ी कमजोर हुई है। दूसरा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये बिल अगर चला जाए और वो तय करे तो फिर पार्लियामेंट में ले आना ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सबका रिप्रेजेंटेशन होता है, पक्ष का, विपक्ष का, सबका। और वो अपने संशोधनों को जब लाती है तो कोई भी सदन उसको मानने के लिए फिर उसके बाद कोई विवाद नहीं होता। और आखिरी बड़ा एक आश्चर्यजनक आज घटना घटी, वो जिक्र मैं कर दे रहा हूं और उसके बाद फिर बात को आगे ले जाएंगे। आज पार्लियामेंट में जो वोटिंग कराई स्पीकर ने, लोकसभा में जो वोटिंग कराई, इस बिल के पक्ष में 2/3 वोट नहीं पड़े हैं। ज्यादा वोट तो पड़े हैं लेकिन 2/3 नहीं पड़े हैं। तो कोई भी संवैधानिक बदलाव करने के लिए 2/3 वोट होना कंपलसरी है सदन में जी। तो 268 वोट 307 वोट में काफी फर्क है। और इसलिए मैं तो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि मॉरली ये सरकार के लिए बड़ा खतरनाक स्थिति हो गई। उसने अनचाहे में एक ऐसी स्थिति बता दी कि जहां पे 2/3 बहुमत ही नहीं है सरकार के पास। तो ये खैर अपार्ट फ्रॉम दिस, लेकिन जो चिंतन और चर्चा का जो मसला है जी, वो उसकी प्रक्रिया वो नहीं है जिस प्रक्रिया के तहत ये लाया गया। उसकी प्रक्रिया अगर अपनानी है तो उसको शुरू से आपको करना पड़ेगा। आपको उसके, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे बिल्स या बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं वो पहले
उस पे वेबसाइट पे डाल दिए जाते हैं, उस पे ऑब्जेक्शंस मंगाए जाते हैं, उस पे यहाँ तक कि सीए एनआरसी पे भी ये हुआ था। तो वन नेशन वन इलेक्शन जैसा बेसिक स्ट्रक्चरल चेंज करने वाला बिल जो है उसको पहले क्यों नहीं ओपन किया गया? तो बहुत सारे इफ बट्स हैं इसके भीतर। बाकी जो पक्ष और विपक्ष के लोग हैं, देखिए दोनों में अच्छे नेता हैं और दोनों में संविधान विशेषज्ञ हैं, दोनों पक्षों के भीतर, दोनों पक्षों के भीतर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो वो वहां के तर्क अपनी जगह पे। लेकिन हम लोग जैसे जो बेसिक के ऊपर काम करते हैं वहां पर ये इश्यूज तो है। बिल्कुल बिल्कुल ये इश्यूज तो है, लेकिन एक चुनाव सुधार का तर्क दिया जा रहा है। संदीप जी, मैं समझना चाहूंगी, चुनाव सुधार का तर्क पेश किया जा रहा है, क्या ये वाकई चुनाव सुधार की दिशा में सबसे बड़ा कदम है? या फिर चुनाव सुधार की अगर बात की जाए वोटर लिस्ट को लेकर, या फिर अभी हाल में जितने चुनाव हुए हैं उन चुनाव में डेटा को लेकर जो चिंताएं सामने आई हैं, फॉर्म 17 को लेकर जो चिंताएं सामने आई हैं, ये सारी चिंताएं कमतर हैं और ये चुनाव सुधार जो है सबसे बड़ा प्रयास होगा? देखिए नेहा जी, मैं मानता हूं कि क्या चुनाव आयोग वाकई में सक्षम है कि हम इस पर बहस कर रहे हैं? एक देश एक चुनाव जैसा बिल सरकार लेकर आ गई है, जबकि उसकी कैपेबिलिटीज को लेकर, उसकी क्षमताओं को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। देखिए नेहा जी, पहली बात तो सरकार को लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा। विश्वास जीतने के लिए आप ये देखिए, हमारे देश में आज कई एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं और कई बार वो रद्द करने पड़ते हैं। तो हमें वो चीज पैदा करनी पड़ेगी कि सरकार जो काम कर रही है वो इतनी फेयर और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसमें कहीं कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती, कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, कोई पेपर लीक नहीं हो सकता। तो सरकार को थोड़े सॉलिड स्टेप लेने पड़ेंगे। रही हमारे जो इलेक्शन सिस्टम है, जो हमारा वोटिंग सिस्टम है, जो वोटिंग रजिस्टर के बाद जो फाइनल डेटा आता है उसमें 5 से 6% का इंक्रीज हो जाता है, तो वो 5 से 6% क्या बहुत मामूली बढ़त है या फिर बहुत ज्यादा बढ़त है? इसकी भी जो चिंताएं हैं वो कम नहीं जी। नेहा जी, अगर मिस्टेक है, मिस्टेक 1% भी, एक वोट की भी मिस्टेक होती है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको 0 एरर पे चीजों को लेकर के आना पड़ेगा, तब आप लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। और जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है इसको अपडेट होने की जरूरत है। लोगों की शिकायतें यहाँ से शुरू हो जाती है कि जी मेरी वोट कटवा दी, कैंडिडेट्स वोट बनवाते हैं, वोट कटवाते हैं, उन चीजों पे हमें कैसे काम करना पड़ेगा। इसके बाद आगे जो ईवीएम की शिकायतें आती है वो ईवीएम की शिकायतें हमें खत्म करनी पड़ेंगी जी। ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे काम करने की जरूरत है इलेक्शन कमीशन के लिए। कई जगह से अलग अलग तरीके की शिकायतें आज भी आती हैं, तो कैसे सिस्टम अपडेट हो। आप देखिए, जब आपने फोन यूज करना स्टार्ट किया था तो टेक्नोलॉजी कहाँ थी, आज आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच चुकी है। आप बटन वाले फोन चलाते थे, आज टच स्क्रीन चलाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है वो भी थोड़ा हाईब्रिड होना चाहिए। ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का ले लीजिए। महाराष्ट्र में जैसे हमने देखा है कि पिछले 2.5 सालों में सरकार चली है, ऐसी स्थिति में अगर एक देश एक चुनाव बिल लागू हुआ होता तो क्या महाराष्ट्र के मतदाताओं को वोट का अधिकार जो है छीन लिया जाता? या फिर क्या करती उस समय जो चुनाव आयोग या फिर राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां दी गई हैं वो क्या फैसला लेती? महाराष्ट्र के नागरिकों को जो अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, उस अधिकार का जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार का उस समय में क्या उपयोग हुआ होता? एक छोटा सा ब्रेक लूंगी संदीप जी। बहुत सारी चिंताएं हैं और बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे सवाल पैदा होते हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को लेकर चलेंगे बीजेपी के प्रवक्ता सचिन जी के पास। सचिन जी, ये कुछ इतिहास है भारत के चुनाव से संबंधित जिसको मैं चाहती हूँ कि आपके सामने भी और दर्शकों के सामने भी पहले रखो, उसके बाद ये सवाल आपसे ज़रूर मैं समझना चाहूँगी। 1967 के बाद भारत में कुछ राज्यों की विधानसभाएं जल्दी भंग हो गई थी, राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा था और इसके बाद से वहाँ पर कैसे मतदाताओं के वोट का अधिकार जो है संरक्षित रखा जाए, इसीलिए अलग अलग चुनाव जो है कराने का क्रम शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में जो राइट्स दिए गए हैं, वोट का राइट जो नागरिकों को दिया गया है, और इन राज्यों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मिले, इस प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए अलग अलग चुनाव कराने की दिशा में ये प्रयास शुरू हुए। तो क्या ऐसा नहीं है कि एक ऐसा राष्ट्र जो इवॉल्व होकर यहाँ पर पहुंचा है, 2024 के आखिर में हम हैं, अब हम दोबारा से नेहरू काल में क्या हुआ करता था उससे हम तुलना करने लगे और वही उचित था कि एक साथ जो है चुनाव करा लिए जाए तो बेहतर होगा भारत के लिए विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में? सचिन जी, क्या ये उल्टा जाने का एक क्रम नहीं हो जाएगा?
देखिए, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ 1947 के बाद और आज, अगर हम बात करें, जैसे जैसे चुनाव हुए, जनसंख्या हमारे देश की, हम मतदाताओं की जनसंख्या, ये सब बढ़ती चली गई। और अभी संदीप जी ने एक बात कही कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हुआ। पहले हम कीपैड वाला फोन लेते थे, अब स्मार्टफोन आ गए, स्मार्टफोन में भी हमारे पास वर्जन एंड्रॉइड आ गया, 5G आ गया। आज हम तकरीबन सारी चीजें ऑनलाइन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो अब प्रक्रिया वन नेशन वन इलेक्शन, और आप जब मतदाताओं की भावनाओं की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वोटिंग रेशियो की बात करें तो लोकसभा में वोटिंग रेशियो अलग होती है, विधानसभा चुनाव में वोटिंग रेशियो अलग हो जाती है, और निकाय चुनाव में, सरपंचों चुनाव में वोटिंग रेशियो अलग हो जाती है। उसका कारण क्या जी? एक तो वोटिंग रेशियो को समझना पड़ेगा। मतदाता पर मुद्दे भी तो अलग अलग होते हैं ना सचिन जी। लोकसभा चुनाव का मुद्दा अलग है, विधानसभा चुनाव का मुद्दा अलग है, ऐसे में मुद्दों पर भी तो बात है। नेहा जी, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। तो ऐसा बहुत से मतदाताओं का भी मानना है और ऐसा बहुत से बुद्धिजीवी लोगों का मानना है कि अगर ये देश एक चुनाव में जाता है तो उससे मतदाता अपना सांसद, विधायक, ऐसे निकाय तक, नीचे से और ऊपर से नीचे तक सारे तरीके के जनप्रतिनिधियों को चुन सकता है। पहली बात। दूसरी बात, ये मान के चलना कि इस समय मतदाता का रुझान ज्यादा रहेगा, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहेगी, रेशियो, उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, जो हमने अभी बात करी कि मतदाताओं की भावनाओं की बात। तीसरी बात कि कहीं ना कहीं इस सारी प्रक्रिया में अब कभी कभार जिस प्रक्रिया की वजह से, वेस्ट बंगाल का मैं उदाहरण लूं, ऐसी बहुत सी चीजें वेस्ट बंगाल में अनैतिकता के आधार पर हो रही है। एक आम जनमानस को रोज किसी न किसी दिक्कत से, पर क्योंकि वहां वेस्ट बंगाल में सरकार ममता बनर्जी की है और वो एक पक्ष का साथ दे रही है, एक, मैं कह रहा हूं, एक समुदाय का साथ देंगी वो क्लियरली, तो उस दौरान जब तक चुनाव की स्थिति अगर ये रही तो दूसरे पक्ष तक बहुत हानि हो जाती है। इस चीजों को, ऐसी बहुत सी, आप इनको ये कह सकते हैं। क्या ऐसे में क्या राष्ट्रपति शासन लगाने का जो अधिकार सीधे सीधे मिल जाना चाहिए? चुनाव आयोग वहां पर फैसला ले ले। अगर सांप्रदायिक चीजों को सत्ताधारी कोई भी दल उसको बढ़ावा दे रहा है और उसको, उससे एक आम जनमानस को नुकसान हो रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक संकेत दे रहे हैं आप। ये तो पूरे के पूरे संवैधानिक संघीय ढांचे पर सीधा सीधा प्रहार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं, किसी की सबसे बड़ा मानव अधिकार क्या कहता है? लिव एंड लेट लिव। नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट, वहां पर टीएमसी को जनता ने बहुमत से जिताया। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, अगर संविधान का अधिकार का प्रहार तब नहीं हुआ था जब वहां पर सीआईडी की टीम जाती है। सचिन जी, ऐसे उदाहरण मणिपुर में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। मणिपुर में राष्ट्रपति, वहां पर जो हिंसा और कानून व्यवस्था है, पश्चिम बंगाल। नेहा जी, मेरी बात, एक एजेंसी, एक जांच एजेंसी वेस्ट बंगाल में जाती है, उसके अधिकारियों को ममता बनर्जी के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या ये संविधान पर प्रहार नहीं है? क्या उस एजेंसी पर प्रहार नहीं है? क्या ये एक सरकारी ढांचे पे प्रहार नहीं है? पर उस समय कुछ नहीं। उसके बाद रोज वहां सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही हैं। नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी हुआ, तो क्या वहां पर भी वही नियम लागू करना चाहिए? सचिन जी, ये बहुत ही घातक बात है। चलिए, इस मुद्दे से हटते हुए मैं चाहती हूँ, जो आज का मूल प्रश्न है, मतदाताओं के अधिकार का क्या? जी, मतदाताओं का अधिकार, इसमें विशेष रूप से मतदाताओं का, मैं कहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन आने के बाद मुझे ऐसा लगता है, ये ऐसा मेरा मानना है कि मतदाता खुश भी होगा और उसकी भागीदारी और अधिक बढ़ेगी। मेरा ऐसा मानना है। ठीक है उत्कर्ष जी, क्या वाकई मतदाता को और मजबूत और सक्षम बनाने के और जागरूक बनाने की बात हो रही है एक देश एक चुनाव के जरिए? क्योंकि अगर मैं देखूं, लोकसभा चुनाव जो अभी हाल में हुए हैं 2024 में, और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव, मत प्रतिशत आपको क्या बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी लग रहा है? और अब ये जो एक देश एक चुनाव हो जाएगा, इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या फिर उदासीनता बढ़ सकती है? अनम्यूट कर ले सर। बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस किए बिना इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाना मुझे थोड़ा अजीब लगता है। जैसे कई बार हमने देखा है, हम सबने देखा है, अनुभव लंबा हो गया चुनाव को देखते हुए, बहुत सारे चुनाव देख लिए अब तक, कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ कहीं जी,
विधानसभा में वोट का प्रतिशत कुछ रहा, लोकसभा का कुछ रहा। सिमिलर नहीं हुआ कभी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 58% वहां भी पड़ा, 58% वहां भी पड़ा। तो बहुत वोटर के पास अपने बड़े इश्यूज होते हैं, उसकी प्रायोरिटी है। उसकी प्रायोरिटी है कि कहाँ किस उस पे देगा, कहाँ कब नहीं देगा। वो ये इस एक देश एक चुनाव से हल हो जाए ये मामला मैं नहीं मानता। दूसरी बात, इश्यूज हमेशा अलग होते हैं। देखिए रीजनल पार्टीज क्यों हैं देश में जी, क्यों दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, जो दो राष्ट्रीय पार्टियां प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में फेल होती, कांग्रेस जो है वो उत्तर भारत में फेल रही लगातार। कोई एक दल ऐसा है क्या जिसको कहें कि वो पूरे भारत में जो है वो एक समान उसका आधार है? बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब जो व्यवस्था है अभी, मैं तो उसी के परिदृश्य में बात करूंगा, कल्पनाओं में नहीं जाता जी, कि संसद में रिप्रेजेंटेशन सबका हो, इसका बड़ा क्लियर स्ट्रक्चर है। लोकसभा में हो सकता है कोई पार्टी के पास सिर्फ 4 सांसद हो जी, लेकिन राज्यसभा में उसके पास 6 सांसद हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने प्रदेश में सरकार चला रही होती है और उसके पास वहां से कोटा आ जाता है। जी जी, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन इसलिए पूरे देश का, हर समाज का, हर समुदाय का रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरा, भाई ने अभी बढ़िया उदाहरण दिया वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में ये जो एजेंडा है कि वहां पे भाई अत्याचार हो रहा है, या जो बातें होती हैं और जो मुद्दे होते हैं, और दो बार विधानसभा और एक बार लोकसभा ममता बनर्जी जीत गई। कैसे जीत गई पता नहीं, मतलब वो हम तो मानते हैं कि हर चुनाव जो जीतता है वोटर्स उसको जिताते हैं। दूसरा, वहीं पे मणिपुर का प्रश्न आपने किया। मणिपुर में, और यहाँ पे दहिया जी ने बताया कि सीबीआई के अफसरों को अरेस्ट कर लिया, बहुत खतरनाक बात है जी। मणिपुर पुलिस ने आर्मी के लोगों को अरेस्ट कर लिया। अब भारत की सेना के अधिकारियों को अरेस्ट कर लिया जाए अगर जी, तो खतरनाक वहां भी है। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों परिस्थितियां बहुत खतरनाक है और बिल्कुल सीमा से सटा जो है जी, सेंसिटिव। हाँ, और सीमा सटी हुई है और दोनों फर्जाइल स्टेट है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा ये कह रहा हूं ना कि सारा आधार एक है, विविधता, सांस्कृतिक विविधता इतनी ज्यादा है। बार बार क्यों हम लोग ये बात कहते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण अगर हमने, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद उसका एक एजेंडा है जी जी, वो राष्ट्रवाद को लेके आगे बढ़ती है, लेकिन उसका राष्ट्रवाद बांग्ला राष्ट्रवाद से लड़के वहां रुक जाता है। वो दक्षिण भारत में आता है तो द्रविड़ राष्ट्रवाद से आके रुक जाता है जी, क्योंकि वो भी दोनों अलग राष्ट्रवाद हैं। बिल्कुल। तो ये फार्मूले कभी भारत जैसे देश को चलाने में कामयाब हो ही नहीं सकते। आप नंबर किसी स्टेट में, भाई उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश है जहां पर नंबर ज्यादा है, महाराष्ट्र है जहां नंबर ज्यादा है, केरल में नंबर कम है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री नहीं है ना। तो ये एक देश एक चुनाव वाला जो फार्मूला है, ये इसको सॉल्व कैसे करेगा? बिल्कुल, और ये सबको प्रतिनिधित्व तो दे पाएगा कि नहीं? सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है। अगर चुनाव को आप एक एक्टिविटी देखेंगे तो हमेशा आप गलती करेंगे, ये तय बात जानिए। चुनाव इस देश के नागरिकों का वो हक है जिससे वो अपने लिए प्रश्न पूछने का, सवाल करने का अधिकार देता है और सत्ता को जवाबदेह बनाता है। चुनाव वो जो है एक प्रक्रिया है और वो लोकतांत्रिक पर्व है जिसे हर मतदाता इसमें हिस्सा लेकर गर्व की अनुभूति करता है कि हमने किसी को सत्ता पर बिठाया या फिर सत्ता से बेदखल कर दिया, क्योंकि वो हमारे अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए या फिर ये हमारी उम्मीदों को पूरा करते ज़रूर दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है संदीप जी, इसलिए माफ़ी करना आपसे मांगना चाहूँगी कि आपसे मैं एक प्रश्न ज़रूर उस पर समझ रखना चाहती थी, लेकिन समय का अभाव, इसलिए कार्यक्रम अब खात्मे की ओर आगे लेकर जाना पड़ेगा। उत्कर्ष जी, बहुत बहुत आभार आपका भी, और सचिन जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने समय दिया और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और अंत में दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि एक देश एक चुनाव क्या वाकई किसी भी लोकतंत्र को ये और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है या फिर मतदाता के अधिकार को ज़्यादा संरक्षित करता है? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़े जाती हूँ।
फीडबैक के रूप में इसका उत्तर जरूर लिखकर भेजें। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।